माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम की अपनी इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं। मैं डॉक्टर सविता सिंह, गृह विज्ञान शिक्षिका, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज गाजियाबाद से। आज हम कक्षा 11 के गृह विज्ञान विषय के अध्याय 10, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, त्वचा, वृक्क तथा आंत, भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का समापन 2 भागों में होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना घर साफ सुथरा अच्छा लगता है। एक तो उससे सुंदरता आती है, दूसरा सफाई से हमारे घर में रोगों के जो रोगाणु हैं वह समाप्त हो जाते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, हम रोग से मुक्त रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के कारण बहुत सारे हानिकारक पदार्थ, चाहे वो तरल रूप है, ठोस रूप है या गैसीय रूप में बनते रहते हैं। यदि वह शरीर से बाहर विसर्जित ना हो, उत्सर्जित ना हो, तो हमारा शरीर रोगों का एक घर बन सकता है। हमारे सामान्य जीवन की जो क्रियाएं हैं वह बाधित हो सकती हैं। इन क्रियाओं को भली भांति चलाने के लिए आवश्यक होता है कि व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलें। इस बाहर निकलने से संबंध है व्यर्थ पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासित होना या विसर्जित होना। आज हम उसी से संबंधित अपने पाठ को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर के कौन कौन से अंग व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो आज हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उत्सर्जन किसे कहते हैं तथा उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। दूसरा, कौन कौन से अंग उत्सर्जी अंग हैं तथा उनके कार्य, और साथ ही त्वचा के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। उत्सर्जन तथा उत्सर्जन तंत्र शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ बनते रहते हैं जिन्हें शरीर में एकत्र नहीं किया जा सकता। ये पदार्थ या तो व्यर्थ होते हैं अथवा हानिकारक। अधिक मात्रा में एकत्र होने पर व्यर्थ पदार्थ भी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। केवल वह पदार्थ ही नहीं जो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप या किसी और कारण से आ गए हैं या उत्पन्न हो गए हैं, वरन यदि हमारे वे तत्व जो हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक हैं, उन तत्वों का भी शरीर से बाहर निकलना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि अत्यधिक मात्रा में वे हो जाएं तो वह भी धीरे धीरे व्यर्थ होते चले जाते हैं और हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अतः इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों की शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन अथवा विसर्जन कहते हैं। अर्थात जिन हानिकारक, व्यर्थ या जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया है वह उत्सर्जन की क्रिया या विसर्जन की क्रिया कहलाती है। शरीर के जिन अंगों के माध्यम से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उन अंगों को उत्सर्जक अंग कहा जाता है। अर्थात वे अंग जो इन व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उन अंगों को हम उत्सर्जक अंग कहते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न उत्सर्जक अंग हैं, अतः हम कह सकते हैं उन विभिन्न अंगों की व्यवस्था को उत्सर्जन तंत्र के रूप में जाना जाता है, जो शरीर में से व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अर्थात विभिन्न उत्सर्जक अंग जब एक साथ सहयोग कर कर हमारे शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया करते हैं, उनके सभी के सहयोग को, सभी के मेल को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जी अंग तथा उनके कार्य। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करने वाले शरीर के अंगों को उत्सर्जक या उत्सर्जी अंग कहा जाता है। अब वो कौन से हैं? सबसे पहले त्वचा, गुर्दे या वृक्क, बड़ी आंत तथा फेफड़े शरीर के मुख्य उत्सर्जक अंग हैं। इनके अतिरिक्त यकृत भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ उत्सर्जी क्रिया करता है। फेफड़े मुख
प्रमुखतः श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूषित गैस को बाहर निकालने के कारण एक उत्सर्जी अंग की भूमिका भी निभाते हैं। उसी प्रकार यकृत रुधिर में से, हमारे रक्त में से अधिक मात्रा में प्राप्त अमीनो अम्लों को तोड़कर अमोनिया को यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कम हानिकारक पदार्थों में बदलता है। ये हानिकारक पदार्थ गुर्दों यानी हमारे वृक्क के माध्यम से मूत्र में घुलित अवस्था में विसर्जित होते हैं, अर्थात ये पदार्थ हमारे यूरिन में, हमारे मूत्र में मिल जाते हैं। हमारे यूरिन में मिल जाते हैं तो हम अपने मूत्र निष्कासन की क्रिया में मूत्र के द्वारा इन पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। त्वचा, वृक्क तथा आंतें भी व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती हैं। इनके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी आती है त्वचा। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का बाहरी भाग एक आवरण का बना होता है जिसे त्वचा या खाल हम कहते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के ऊपर, जिसे हम साधारण भाषा में चमड़ी, स्किन, खाल, त्वचा, जिस भी नाम से पुकारना चाहें, सभी व्यक्तियों में एक आवरण के रूप में रहती है। यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। त्वचा की कार्यविधि को समझने के लिए त्वचा की रचना की जानकारी आवश्यक है। आवश्यक है कि हमारी त्वचा क्या कार्य करती है, किस प्रकार से कार्य करती है, उसके लिए आवश्यक है कि हम ये जानें कि हमारी त्वचा की रचना किस प्रकार से हुई है। सबसे पहले त्वचा की रचना। मानव शरीर के संपूर्ण अंगों पर आच्छादक तंतुओं का आवरण चढ़ा रहता है। आच्छादक तंतु, वे तंतु, आच्छादक मतलब ढकना, ये हमारे संपूर्ण शरीर को ढके रहती है। यह लगभग 18 वर्ग फुट है। भिन्न भिन्न भाग की त्वचा भिन्न भिन्न अंगों के अनुसार मोटाई लिए होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो त्वचा है वह संपूर्ण क्षेत्र पर फैली रहती है, हमारे शरीर को ढके रहती है। लेकिन जो हमारे त्वचा की मोटाई है अलग अलग अंगों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे आँखों की पलकें, होंठों की त्वचा सबसे पतली होती है। हमारी आँखों में जो ऊपर की ये पलक है, ये त्वचा हमारी बहुत पतली होती है। उसी प्रकार से हमारे होठों के ऊपर जो त्वचा पाई जाती है वह भी हमारे शरीर की पतली त्वचा में आती है। हथेली एवं एड़ी की त्वचा की मोटाई सबसे अधिक होती है। हमारी एड़ी की और हमारी हथेलियों की जो स्किन होती है वह हमारी स्किन सबसे मोटी होती है। सामान्यतः त्वचा की खड़ी काटने पर दो मुख्य स्तर दिखाई देते हैं। अर्थात यदि हम अपनी त्वचा को लंबाई में सीधी काट में, खड़ी काट में काट दें तो वो दो भागों में दिखाई देती है। पहला जो भाग हमारा आता है उसे हम अधिचर्म या ऊपरी त्वचा कहते हैं, जो हमें ऊपर से दिखाई देती है। त्वचा के सबसे बाह्य स्तर को उपत्वचा कहते हैं। जो हमारे शरीर का बाहर का स्तर है उसे हम बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा कहते हैं। इसकी कोशिकाएं बहुतलीय अथवा चपटी होती है, अर्थात इन कोशिकाओं का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि निश्चित रूप से इसी आकार की या इसी प्रकृति की है, इसमें अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। इसीलिए कहते हैं कि त्वचा का जो हमारी कोशिकाएं हैं उनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः ये कोशिकाएं मृत होती हैं, इस कारण इनमें केंद्रक का अभाव होता है। इसी कारण से जो हमारी ऊपर की त्वचा है, यदि ध्यान दें तो मौसम परिवर्तन के कारण या ज़्यादा रूखी होने के कारण कभी हम बीमार हो गए हैं,
कुछ कारणों के कारण हमारे हथेली की त्वचा में तो हमें ये अनुभव होता है कि कुछ साल में 1 या 2 बार हमारी त्वचा हट जाती है, क्योंकि ये मृत त्वचा होती है। जबकि इस स्तर की सबसे निचली कोशिकाएं सजीव होती हैं, जो जीवन पर्यंत वृद्धि करती हैं। जो हमारी त्वचा का सबसे निचला स्तर होता है उसमें जीवन होता है। जीवन होने के कारण जीवन पर्यंत लगातार वह वृद्धि करती रहती है। इसके कारण जो सबसे ऊपर की हमारी जो त्वचा हमें दिखाई देती है वह हट जाती है। कितनी बार चोट लग गई, हमारी स्किन कट जाती है, फट जाती है, वहाँ से हट जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर नई त्वचा आ जाती है। उसका यही कारण होता है कि जो निचले स्तर की त्वचा है वो लगातार बढ़ती रहती है, और जो सबसे ऊपर की त्वचा है इसमें कोशिकाओं के अंदर जो बीच में है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो मृत के समान रहती है। प्राय शरीर पर 2 प्रकार की उपत्वचा पाई जाती है। एक वह जिस पर बाल पाए जाते हैं तथा दूसरी उपत्वचा जिस पर बाल नहीं पाए जाते हैं, जैसे तलवे, हथेली आदि। अगर हम देखें तो सभी व्यक्तियों के विभिन्नता हो सकती है। किसी के शरीर पे ज़्यादा बाल होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, विभिन्नता पाई जा सकती है, लेकिन शरीर के संपूर्ण हिस्से पर, चाहे वो रोए के रूप में हो, हमारे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे तलवे और हथेली हैं इन पर बाल नहीं पाए जाते हैं। यहाँ की उपत्वचा बहुत मोटी पाई जाती है। यह लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी होती है तथा यही उपत्वचा अंगूठों, उंगलियों एवं हथेलियों पर महीन खांचों एवं उभरी रेखाओं के रूप में भी पाई जाती है, जिसके कारण यदि हम देखें तो हमारे हाथों पर सभी के जो हमारी हथेलियां हैं इन पर अलग अलग प्रकार की रेखाएं रहती हैं। इन्हें छापों के रूप में निशानियां लेकर व्यक्तियों की पहचान की जाती है। एक तो अब तो सभी व्यक्ति ज़्यादातर शिक्षित हैं, जब अशिक्षित होते थे तब तो हाथ के अंगूठे के द्वारा ही व्यक्ति की पहचान होती थी, लेकिन आज भी चाहे हमारा आधार कार्ड बने या कोई ज़रूरी कागजात हैं तो हमारे हस्ताक्षर के साथ साथ हमारे हाथों के छापे भी लिए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों के जो हाथों के छापे हैं उनमें परिवर्तन पाया जाता है। इसमें असंख्य छोटे छोटे रोमकूप पाए जाते हैं, जिनका सीधा संबंध मूल त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियों से होता है। ये श्वेत ग्रंथियां क्या है? इनका मुख्य कार्य पसीने को शरीर से बाहर निकालना है। उपत्वचा के निचले स्तर में विशेष प्रकार के रंगकण पाए जाते हैं। इसी कारण से हम सभी व्यक्तियों के जो त्वचा का रंग है उसमें परिवर्तन पाया जाता है। यहाँ पर हमारी त्वचा के आंतरिक रचना का चित्र दिया गया है। इसमें यदि हम देखें तो ऊपरी हिस्से पे हमारी ऊपरी त्वचा है, जिसे हम मृत त्वचा भी कहते हैं, या जो हमें साधारण आँखों से दिखाई देती है। दूसरी जो बीच का हिस्सा है इसमें हमारी आंतरिक त्वचा को दिखाया गया है। यही नीचे वसा में ऊतक दिखाए गए हैं, और जो ये कुंडली करके हमारी ग्रंथि आई हुई है इसे ही हम श्वेत ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि कहते हैं। यह हमारी तेल ग्रंथियां हैं और यहाँ पर हमारी रक्त नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। अब आती है हमारी भीतरी चर्म या त्वचा। इसको ही वास्तविक त्वचा कहा जाता है। यह उपत्वचा से लगभग 2-3 गुना अधिक मोटी होती है तथा इनमें संयोजी ऊतकों की अधिकता पाए जाने के कारण अधिक लचीलापन एवं दृढ़ता होती है, क्योंकि संयोजी ऊतक हमारी कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इनमें वसा की अधिकता रहती है। हमने अभी पिछले चित्र में देखा था जहां पर वसा ऊतक हमारे नीचे दिखाए गए थे। उन्हीं के कारण हमारी कोशिकाओं में लचीलापन और दृढ़ता पाई जाती है। त्वचा की सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनमें रक्त कोशिकाओं, अभी हमने अपने चित्र में देखा था, अथवा तंत्रिका सूत्रों का जाल बिछा रहता है। थोड़े भीतरी भाग में वसा कोशिकाओं का जमाव भी होता है। अब आते हैं हमारे बाल, क्योंकि अभी हमने जब अपनी त्वचा की रचना पढ़नी शुरू की थी तो हमने देखा था कि हमारे संपूर्ण शरीर में
हथेली और तलवों को छोड़कर सभी जगह बाल पाए जाते हैं। बालों में विभिन्नता हो सकती है प्रत्येक व्यक्ति के, लेकिन पाए सभी के जाते हैं। त्वचा में वास्तविक बाल मनुष्य में उपत्वचा के रूपांतरण से बनते हैं। सामान्यतः बालों के दो भाग होते हैं। नंबर 1 बाल की जड़, जो त्वचा में धंसा हुआ भाग होता है, जो कि हमारे चित्र में दिखाया गया है। जो ये वाला हिस्सा है ये हमारी बाल की जड़ कहलाता है। दूसरा रोमकंड, जो रोमकूपों से बाहर त्वचा पर निकला रहता है। बाल की जड़ वाला भाग प्राय एक तिरछी नलिका के आकार के रोमकूपों में बंद रहता है। जो हमारे बाहर निकला हुआ है इसे रोमकंड कहते हैं। ये हमारी स्किन है और स्किन की हमारी त्वचा की गहराई में हमारी बालों की जड़ रहती हैं। अब आती हैं त्वचीय ग्रंथियां। त्वचा में निम्नलिखित बाह्यस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहले आती हैं तेल या सीबेसियस ग्रंथियां। तेल ग्रंथियां हमेशा बालों की जड़ में उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों में सीबम नामक तेलीय पदार्थ निकलता है, जो प्राकृतिक क्रीम के रूप में बालों और त्वचा को चिकना, जलरोधी एवं तापरोधी बनाए रखता है। इसी के कारण हमारी त्वचा में चिकनापन दिखाई देता है। साथ ही साथ हमारी त्वचा की जो ठंडी हवाओं से, रूखी हवाओं से रक्षा करता है, उसमें भी हमारे ये तेल सहायक होता है और कीटाणुओं से भी त्वचा की रक्षा करता है। ये ग्रंथियां सूर्य के प्रकाश में संभवतः विटामिन डी का निर्माण भी करती हैं और इसी के कारण रंग में परिवर्तन रहता है। चित्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये हमारी बाल की ग्रंथियां आ गई हैं। हमारी त्वचा, उपत्वचा, पसीने के रोम, हमारी ये रक्त कोशिकाएं, स्पर्श तंत्रिकाएं, हमारी ये तेल ग्रंथि, ये पसीने की नलिकाएं, ये ढीला संयोजी ऊतक, ये हमारी कुंडली करके जो नलिका दिख रही है ये हमारी पसीने की ग्रंथि है। यहाँ हमारे वसाकर्ण हैं और यहाँ पर रक्त धमनियों का जाल है। इस प्रकार से तेल या सीबेसियस ग्रंथियाँ हमारी त्वचा में निम्न कार्यों को करती हैं। अब दूसरी आती हैं पसीना या स्वेद ग्रंथियाँ। स्वेद ग्रंथियाँ त्वचा की गहराई में स्थित सामान्य नालाकर ग्रंथियाँ होती हैं। गहराई में स्थित भाग कुंडलित तथा पसीने का उत्सर्जन करने वाला होता है। यह हमने अपने चित्र में देखा भी था कि जो सांप की तरह कुंडली करके हमारी नलिका दिखाई दे रही थी, वही नलिका हमारी कुंडलित जो भाग है वही हमारे पसीने का उत्सर्जन करने वाला होता है तथा शेष भाग सीधा नली के आकार का होता है, जो महीन छिद्र द्वारा शरीर की सतह पर खुलता है, बिल्कुल बारीक होता है। ये ग्रंथियां सबसे अधिक मनुष्यों में ही विकसित होती हैं और इनकी संख्या लगभग 25 लाख तक होती है। इन ग्रंथियों के स्राव को ही स्वेद या पसीना कहते हैं। जो तरल पदार्थ या पसीना जो निकलता है, जिसमें क्या होता है 95% जल होता है तथा शेष 5% भाग में लवण, अमोनिया, यूरिया आदि होते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में से पसीना निकालने के लिए स्वेद ग्रंथियां कार्य करती हैं। अब आती हैं स्तन ग्रंथियां। मनुष्य के वक्ष स्थल पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पुरुषों में भी पाई जाती हैं, स्त्रियों में भी पाई जाती हैं। पुरुषों में ये निष्क्रिय होती हैं तथा महिलाओं में ये सक्रिय रहती हैं। जब शिशु का जन्म होता है उस समय ये सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। अब आते हैं त्वचा के कार्य। सबसे पहले शरीर की सुरक्षा। हमारे शरीर के ऊपर, संपूर्ण शरीर के ऊपर हमने शुरुआत में देखा था कि पूरे शरीर पर हमारी त्वचा का आवरण रहता है। त्वचा की मोटाई में अंतर है, लेकिन आवरण हर हिस्से पर हमारी त्वचा का होता है। यह भीतर के कोमल अंगों को बाहरी चोट, धक्के, दबाव, रगड़ आदि से बचाती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कोमल अंग हैं। हमारा हृदय है, मस्तिष्क है, पाचन तंत्र है, बहुत सारे हिस्से हैं। तो हमारा जो शरीर की सुरक्षा के रूप में, आवरण के रूप में हमारी त्वचा कार्य करती है। दूसरा, शरीर के ताप पर नियंत्रण। हमारे शरीर के ताप के नियंत्रण के लिए भी त्वचा मुख्य रूप से कार्य करती है।
जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है और हमारे शरीर में से गर्मी बाहर चली जाती है। जब सर्दी बहुत होती है तो हमारे शरीर में से पसीना बहुत तेजी से नहीं निकलता है और हमारा शरीर गर्म बना रहता है। त्वचा मोटर गाड़ी के रेडिएटर की भांति हमारे ताप नियंत्रण का कार्य करती है, अर्थात हमारे शरीर में मोटर गाड़ी में जैसे रेडिएटर होता है, ऐसी हमारी त्वचा हमारे शरीर के ताप के नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाती है। अब आता है अगला कार्य, उत्सर्जन में सहायक। त्वचा पसीने के रूप में, क्योंकि त्वचा के द्वारा पसीने को शरीर से बाहर निकाला जाता है, रूप में यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, लवण तथा जल को शरीर से बाहर निकालती है, क्योंकि शरीर के साथ मिलकर ही ये पसीने के रूप में बनकर हमारे शरीर से बाहर जाते हैं। अवशोषण। त्वचा का अगला कार्य है अवशोषण करना। त्वचा प्रकाश किरणों, तैलीय पदार्थों तथा अन्य औषधियों को सोख लेती है। हमारे शरीर में अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है, सूजन आ जाती है, किसी प्रकार का दर्द है, तो बहुत सारी हमें क्रीम दी जाती हैं। अगर हम क्रीम को लगाते हैं तो शुरुआत में हमारी त्वचा पर वो चिकनी दिखाई देती है, लेकिन यदि हम थोड़ी देर उसको अपनी त्वचा पर मलते हैं तो कुछ समय पश्चात हमारी त्वचा सामान्य दिखाई देने लगती है। यदि रूखी है और हमने अपनी त्वचा में नमी लाने के लिए केवल क्रीम को लगाया है तो सामान्य नमी हमारी त्वचा में प्रतीत होती है। ये किस कारण से होती है? क्योंकि हमारी त्वचा में अवशोषण का गुण पाया जाता है। इसी कारण से बालक जब छोटे होते हैं उनकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, शरीर की पुष्ट करने के लिए, हष्टपुष्ट करने के लिए छोटे बच्चों की मालिश की जाती है। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हम शरीर पे लगाते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं, जिनसे दवाई दी जाती है, वह भी हमारी त्वचा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारी त्वचा में अवशोषण का गुण पाया जाता है। अगला है पोषक पदार्थों का संचय। त्वचा के नीचे वसा ऊतक के रूप में भोजन का संचय होता है। हमने जब त्वचा की खड़ी काट देखी थी, उसकी रचना देखी थी, तो उसमें वसा ऊतक हमारी त्वचा में दिखाई दे रहे थे। ये वसा ऊतक बहुत सारी एनर्जी को, ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करते हैं। किसी कारणवश यदि हम भोजन नहीं कर पाते हैं या किसी रिचुअल के कारण, किसी पारंपरिक क्रिया के कारण हम कुछ समय के लिए यदि भोजन नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी त्वचा के नीचे वसा का संग्रह होता है, उसके द्वारा हमें कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो इस तरीके से हमारी त्वचा पोषक पदार्थों का संचय भी करती है। फिर है शिशुओं का पोषण। मादा प्राणियों में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, वे त्वचा के भीतरी सतह में होती हैं, जिनके द्वारा शिशुओं का पोषण होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब पैदा होता है, तो शुरुआत में डॉक्टर भी ये परामर्श देते हैं कि बच्चे को माता का दूध पिलाया जाए। तो इस प्रकार से भी हमारी त्वचा हमारी मदद करती है। साथ ही उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य भी त्वचा करती है। अधिचर्म तथा चर्म में तंत्रिका तंतुओं के अंतिम छोर पाए जाते हैं। त्वचा स्पर्श, ताप, दबाव, पीड़ा तथा रसायनों के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग की तरह कार्य करती है। अगर साधारण बोलचाल में हम समझना चाहें किसी चीज़ को, यदि हमारे पैर में कांटा लग गया है, जबकि हमें नीचे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्योंकि हमारी त्वचा पे तंत्रिका तंतुओं का जाल फैला रहता है, हमें मस्तिष्क में तुरंत सूचना हो जाती है और उस स्थान से हम अपने पैर को हटा लेते हैं। या गलती से किसी गर्म चीज़ का हम स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं, प्रेस लग जाए, हमारे रसोई घर में कार्य करते हुए कोई गर्म चीज़ हमें टच कर जाए, छू जाए, तो हमें तुरंत अनुभव हो जाता है, क्योंकि हमारी त्वचा में उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। शरीर को आकृति एवं सुंदरता प्रदान करना। हमारे शरीर में के त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है, वह शरीर के अनावश्यक गड्ढों की पूर्ति करती है, जिससे शरीर सुंदर एवं सुडौल आकृति प्राप्त करता है। क्योंकि त्वचा के कारण ही हमारे शरीर का अलग अलग रंग रूप पाया जाता है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारी त्वचा, हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा शरीर सुडौल बना रहता है। साथ ही हमारे शरीर को जो आकर्षक रूप प्रदान करती है, उसमें मुख्य रूप से हमारी त्वचा की भूमिका होती है।
अब आता है त्वचा की सुरक्षा। हमने अपने पाठ में देखा कि हमारी त्वचा हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही है। यदि हम अपनी त्वचा की सुरक्षा करना चाहते हैं, कार्यों को भली प्रकार से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी त्वचा को साफ रखें, स्वच्छ रखें। क्योंकि यदि हम अपनी त्वचा को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो जो हमारे रोमकूप हैं, जिनके द्वारा पसीना बाहर निकल रहा है, विषैले पदार्थ बाहर निकल रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो बंद हो जाएंगे। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्व त्वचा की सुरक्षा का है। यदि व्यक्ति त्वचीय स्वच्छता के समुचित उपाय कर ले तो अनेक रोगों से बच सकता है। क्योंकि हमारी त्वचा में बहुत सारे स्किन के ही, हमारी त्वचा के ही रोग हो जाते हैं, जैसे दाद, खुजली, एक्जिमा। ये सारे रोग किससे संबंधित हैं? ये सब हमारी त्वचा से संबंधित हैं। यदि हम उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं तो हमारी त्वचा में ये रोग नहीं होते हैं। साथ ही जो त्वचा के कार्य हैं, यदि हमारी त्वचा साफ रहती है, रोमकूप साफ रहते हैं, खुले रहते हैं, पसीना बाहर आसानी से निकलता है, हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। इसके लिए हमें त्वचा को स्वच्छ रखने के लिए तेल मालिश करनी चाहिए। और तेल मालिश करते वक्त हमें अपनी त्वचा के जो मालिश करने का तरीका है, जिस तरह से रक्त का प्रभाव होता है उस तरीके से करें तो हमारी त्वचा का व्यायाम हो जाता है, रोमकूप खुल जाते हैं। फिर यदि हम अच्छे से स्नान करते हैं तो सभी गंदगी बाहर निकल जाती है। और रोएदार तौलिए से अच्छी तरह इसलिए सुखाना चाहिए कि अगर नमी रह जाए तो त्वचा में हमारी एलर्जी होने की, दाने होने की संभावना रहती है। अगर हम उसे अच्छे से सुखा देते हैं तो हमारी त्वचा में जो समस्याएं हैं, जो त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं, वो पैदा नहीं होंगी। अगर इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारी त्वचा की जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं उतने ही महत्वपूर्ण त्वचा की सुरक्षा भी है। आज हमने जो पाठ में पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग उत्सर्जन में भाग लेते हैं? दूसरा प्रश्न है, त्वचा के सामान्यतः कितने स्तर होते हैं? तीसरा प्रश्न, फेफड़े कौन सी हानिकारक गैस का उत्सर्जन करते हैं? और हमारा चौथा प्रश्न है, स्वेद ग्रंथियों की स्थिति और कार्य लिखिए। आप जब पाठ को ध्यान से सुनेंगे, दोबारा से देखेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो हमने पढ़ाया उसमें मिल जाएगा। आज हमने उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं और उसमें मुख्य रूप से त्वचा के क्या कार्य हैं, किस प्रकार से वह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन करा। मुझे उम्मीद है सभी छात्राओं को आज का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।